माँ, तुमसे कितनी बार कहा है मेरे दोस्तों के सामने यूं बार बार खांसी मत किया करो। अच्छा लगता है क्या कोई घर में आए और तुम हर समय खांसती रहो। तुम्हें शायद पता नहीं, तुम्हारी खांसी की आवाज से परेशान होकर मेरे दोस्त यहाँ से जल्दी चले गए। और एक दोस्त तो ये भी कह रहा था कि उस दिन भी तुम्हारी माँ बहुत खांस रही थी। अब तक उनकी खांसी गई नहीं क्या? कहीं उन्हें कोई गंभीर रोग तो नहीं? हमें यहाँ आना बंद करना पड़ेगा। और हितेश, तू तो तेरे परिवार का ध्यान रख, वरना कहीं इनकी वजह से तेरे परिवार को कोई रोग ना हो जाए। माँ, आप अपने कमरे से ज्यादा बाहर मत निकला कीजिए। हितेश गुस्से में अपनी माँ कलावती जी से बोला। पीछे से हितेश की पत्नी सीमा भी बोली, हितेश, मैं तो तुम्हारी माँ को समझा समझा कर थक गई, मगर इनके कानों पर तो जूं तक नहीं रेंगती। पूरे घर में यूं ही खांसते खांसते घूमती रहती है। इन्हें तो इतना भी नहीं पता कि मुंह पर हाथ रख कर खांसना चाहिए। घर में 2 छोटे बच्चे भी हैं, कम से कम उनके बारे में ही सोच लेती, मगर नहीं, इनसे अपने कमरे में एक जगह बैठा ही नहीं जाता। कलावती जी बोली, तुम दोनों के पास ना तो मेरे लिए समय है और ना ही मेरे इलाज के लिए पैसे। घर के इलाज कर करके थक गई हो, मगर खांसी में कोई फर्क नहीं पड़ा। फिर भी तुम लोग मुझे अस्पताल लेकर नहीं जाते, उल्टा कहते हो कि खांसी मत करो। भला खांसी कोई जानबूझकर करता है क्या? कितनी बार कहा मुझे डॉक्टर को दिखाओ, मगर तुम दोनों को अब इस बुढ़िया की फिक्र ही कहाँ है। सीमा हाथ जोड़कर बोली, माँ जी, आप अपने कमरे से बाहर मत निकला करो, बस इतनी मेहरबानी कीजिए। हाँ, नहीं है हमारे पास आपके लिए पैसे, हमारे भी 2 बच्चे हैं, उनकी जिम्मेदारियां पूरी करें या आपके ऊपर पैसे लुटाएं। आपको तो बस बैठे बैठे मुफ्त की रोटी तोड़नी आती है, काम की ना काज की, दुश्मन अनाज की। कलावती जी बोली, बहू, अब तक तो सारे घर का काम तुम मुझसे ही करवाती आई हो। तुमने तो सिर्फ बच्चे बड़े करने में अपनी उम्र बिताई है, मगर मैंने इस मकान को घर बनाने में अपनी उम्र बिताई है। घर का एक एक कोना सजाया है मैंने, घर की साफ सफाई से लेकर रसोई भी संभालती आई हूँ मैं। मगर आज जब इतने दिनों से ये बुढ़िया खांसे जा रही है, तो किसी को रत्ती भर भी फिक्र नहीं है उसकी। हितेश बोला, माँ, सीमा बिल्कुल सही कह रही है। अब आपकी तो उम्र हो चली है, मगर मेरे बच्चों के सामने तो उनका पूरा भविष्य पड़ा है। आपको तो अब भगवान उठा भी ले तो कोई बात नहीं। कलावती जी बोली, वाह बेटा, अच्छा सिला दिया है तूने मेरी ममता का। अच्छा हुआ तेरे बाबूजी मुझसे पहले ही इस दुनिया से चले गए, वरना अगर आज वो ये सुनते तो जीते जी मर जाते। हमने जब तुझे पाला पोसा तो कभी तेरे दादा दादी को नजरअंदाज नहीं किया, क्योंकि तेरे आने से उनकी अहमियत कम नहीं हो गई थी। माना, इंसान पर अपने बड़ों और अपने छोटों दोनों का भार होता है, मगर इसका अर्थ ये तो नहीं कि वो बूढ़ों को मरने के लिए छोड़ दे। मगर आज तूने ये सब कहकर साबित कर दिया कि तुझे और बहू को मेरी बिल्कुल परवाह नहीं है। कलावती जी अपने कमरे में जाकर रो पड़ी। भला कोई बेटा अपनी माँ को ऐसे कड़वे शब्द कैसे बोल सकता है? अभी 4 दिन पहले की ही तो बात है, जब कलावती जी अचानक सीमा के कमरे में पहुंच गई थी। तब अचानक कलावती जी को देख सीमा के हाथों से हड़बड़ाहट में सोने की चेन का डिब्बा गिर गया, जिस पर लिखा था, हैप्पी बर्थडे सीमा, ये गिफ्ट तुम्हारे प्यारे पति की तरफ से। सीमा ने फटाफट गिफ्ट उठाया और अलमारी में रख दिया और सकपका कर बोली, माँ जी, आप क्यों मेरे कमरे में आ गई? क्या काम था? मुझे ही बाहर बुला लिया होता। कलावती जी बिना कुछ बोले अपने कमरे में आ गई और सोचने लगी, बेटे के पास अपनी पत्नी को सोने का उपहार देने के लिए पैसे हैं, मगर अपनी माँ का इलाज करवाने के लिए नहीं। क्या शादी के बाद बेटा इतना बदल जाता है? क्या बहू का अपनी सास के प्रति कोई फर्ज नहीं होता? आज मैं बेटे पर इतना बोझ बन चुकी हूँ कि वो मेरे मरने का इंतजार कर रहा है। आखिर मुझ पर बेटे का कितना खर्च हो जाता होगा? लगभग 4-5 साल से मैंने तो एक साड़ी भी नहीं खरीदी है, उल्टा घर का सारा काम करती हूँ, वो अलग। फिर भी मैं इन दोनों पर बोझ बन चुकी हूँ। ये सोचकर कलावती जी बहुत रो रही थी। इतने अपशब्द सुनने के बाद उनकी हिम्मत जवाब देने लगी थी। उन्हें हितेश के बचपन के दिन याद आ गए। हितेश माँ कलावती और पिता रघुवीर जी का लाडला बेटा था। रघुवीर जी अक्सर ही कहते, देखना कलावती, एक दिन हितेश पढ़ लिख कर हमारा नाम रोशन करेगा। हितेश केवल 10 वर्ष का था जब रघुवीर जी का निधन हो गया, मगर कलावती जी ने सिलाई कढ़ाई का काम कर हितेश की पढ़ाई पूरी करवाई। हितेश का पढ़ाई में मन नहीं लगता था। उसने जैसे तैसे पढ़ाई तो पूरी कर ली, मगर नौकरी नहीं की और खुद का व्यवसाय शुरू किया। कलावती जी ने हितेश की शादी करवा दी। शुरुआती दिनों में तो सब सही चल रहा था, मगर धीरे धीरे बहू सीमा ने
अपने असली रंग दिखाने शुरू कर दिए। 2 बच्चों के जन्म के बाद उसने घर के काम करना तो दूर, किसी काम को हाथ लगाना तक छोड़ दिया। घर के सब कामों की जिम्मेदारी उसने कलावती जी के कंधों पर डाल दी। कलावती जी के कुछ भी कहने पर सीमा बात का बतंगड़ बना देती और हितेश के कान भर देती। धीरे धीरे हितेश भी सीमा के रंग में रंगने लगा और कलावती जी को जो मुंह में आता वो सुनाने लगा। कलावती जी तो बहुत पहले से ही अकेली हो चुकी थी, मगर आज इतने कड़वे शब्द उनसे सहन नहीं हो रहे थे। उनका रो रो कर बुरा हाल हो रहा था कि पड़ोस में रहने वाली उनकी सहेली कमला उनके घर आई। वो कलावती जी से बोली, एक खुशखबरी है कलावती, कल ही अपने गांव में एक डॉक्टर पति पत्नी आए हैं। सुना है विदेश से आए हैं, जो हम जैसे बूढ़ों का इलाज मुफ्त में कर रहे हैं। उनके साथ उनका 6 साल का बेटा भी है। सुना है वो थोड़े दिन यहाँ भारत में ही रहेंगे ताकि हम जैसे बूढ़ों का इलाज मुफ्त में कर सके। कलावती जी खुश होकर बोली, क्या वे मेरा भी इलाज करेंगे कमला? कमला बोली, मैं अभी सुबह ही उनसे अपना इलाज करवा कर आ रही हूँ कलावती, तू अभी चल मेरे साथ, तुझे भी तो बहुत समय से खांसी है। कलावती जी भी कमला के साथ उन डॉक्टर दंपति के पास पहुँचती है और अपना चेकअप करवाती है। उनमें से जो लेडी डॉक्टर थी वो कलावती जी से बोली, माँ जी, आपको एलर्जी वाली खांसी हो गई है, आपको धूल मिट्टी से थोड़ा दूर रहना होगा, इसलिए आप घर में साफ सफाई के काम से थोड़ा दूर रहिएगा और अगर सफाई करनी भी पड़े तो मुंह पर रुमाल लपेट कर कीजिए। कलावती जी बोली, मेम साहब, मैं धूल मिट्टी से कैसे दूर रह सकती हूँ? मेरी बहू घर के ऐसे काम बिल्कुल नहीं करती है, ऐसे सारे काम तो मुझे ही करने पड़ते हैं और मुंह पर रुमाल लपेट कर तो मेरा दम घुट जाएगा। डॉक्टर साहिबा बोली, कलावती जी, आपको इस उम्र में बहू के होते हुए इन सब कामों से थोड़ा दूर ही रहना चाहिए। अब देखिए आपको कितनी ज्यादा खांसी हो गई है जो रुक ही नहीं रही। फिलहाल मैंने आपको दवाइयाँ दे दी है, मगर आपको 1 हफ्ता रोज यूं ही मेरे पास आना पड़ेगा ताकि मैं आप में हो रहे बदलावों को देख पाऊँ। आप शायद जानती नहीं, 1 महीने से ऊपर की खांसी जानलेवा भी हो सकती है। कलावती जी बोली, डॉक्टर साहिबा, वैसे भी जान की किसको पड़ी है? मेरी जान अगर चली भी गई तो मेरी परवाह करने वाला इस दुनिया में है ही कौन? खांस खांस कर बुरा हाल हो गया था, इसलिए आ गई इलाज करवाने, वरना अपने आप से लगाव तो कब का खत्म हो चुका है। लेडी डॉक्टर को कलावती जी की बातों से आभास हो गया था कि वे बहुत दुखी हैं। कलावती जी अब रोज उनके पास जाने लगी। बातों बातों में पता चला कि उन डॉक्टर साहिबा का नाम रीमा है और वे दोनों पति पत्नी यहाँ गांव में थोड़े दिन समाज सेवा करके वापस अमेरिका लौट जाएंगे। कलावती जी की रीमा से अच्छी जान पहचान हो गई थी, उनकी खांसी में भी अब आराम था। रीमा प्यार से कलावती जी को बा नाम से संबोधित करती। कलावती जी डॉक्टर रीमा के बेटे वरुण को भी खूब प्यार करती और कभी कभी उसके लिए घर से कुछ कुछ पकवान बनाकर खिलाती जो वरुण को बहुत पसंद आते। कलावती जी ने डॉक्टर रीमा को सब कुछ बता दिया था कि उनके बेटे बहू उनसे कैसा व्यवहार करते हैं। कलावती जी बोली, रीमा जी, यदि आप ना होती तो मैं शायद एक कमरे में हमेशा के लिए बंद हो जाती, क्योंकि मेरे पास बिल्कुल पैसे नहीं हैं और मेरे बेटा बहू तो मुझ पर चवन्नी भी खर्च करना नहीं चाहते। रीमा बोली, माँ जी, ऐसे बेटे बहू को तो आपको सबक जरूर सिखाना चाहिए। कलावती जी बोली, बेटा, अब इस उम्र में मैं उन्हें क्या सबक सिखा पाऊंगी? रीमा बोली, माँ जी, आज की दुनिया में सभी को आत्मनिर्भर होना बहुत जरूरी है ताकि वो किसी पर निर्भर ना रहे, और ऐसे बेटे बहू को भी ये दिखा देना चाहिए कि वे अपने माँ बाप को कभी कमजोर समझने की गलती ना करें। कलावती जी को रीमा की ये बात बिल्कुल सही लगी। रीमा कलावती जी के जाने के बाद सोचने लगी, काश मैं बाकी कुछ मदद कर पाती। वरुण कलावती जी के साथ बहुत घुल मिल गया था। ये देखकर रीमा ने कलावती जी से हमेशा के लिए उनके साथ अमेरिका चलने के लिए कहा। रीमा बोली, माँ जी, हम दोनों दंपति का तो अस्पताल में ही पूरा दिन बीत जाता है। अगर आप वहाँ आकर मेरे बेटे और रसोई का काम संभाल लें तो आपकी इनकम भी शुरू हो जाएगी और आपको यहाँ आपके ऐसे बेटे बहू के आगे कभी हाथ भी नहीं फैलाने पड़ेंगे। कलावती जी पहले तो सोच में डूब गई, क्योंकि उन्होंने इस घर को अपनी जिंदगी के 30 साल दे दिए थे, मगर फिर भी बेटा बहू उनके नहीं हो पाए थे। वैसे भी ऐसे बेटे बहू के साथ रहकर अपना सम्मान खोने से बेहतर यही था कि डॉक्टर साहिबा के साथ जाकर आत्मसम्मान की रोटी खाना। कलावती जी ने तुरंत हामी भर दी। कलावती जी भी अब सम्मान की रोटी खाना चाहती थी।
रीमा ने तुरंत उनका पासपोर्ट बनवाने की तैयारी शुरू कर दी। रीमा ने कलावती जी में एक आस जगाई थी, जिससे कलावती जी बहुत खुश थी। रीमा के पति विवेक वापस अमेरिका जा चुके थे। रीमा कलावती जी को साथ लेकर जाना चाहती थी, बस पासपोर्ट बनने का इंतजार हो रहा था। थोड़े समय में सारी प्रक्रिया खत्म हो गई और कलावती जी हमेशा के लिए रीमा के साथ यहाँ अमेरिका चली आई। सीमा बोली, अच्छा हुआ बला टली, वैसे भी बुढ़िया यहाँ मुफ्त की रोटियां तोड़ती थी। कलावती जी अमेरिका जाकर वहीं रच बस गई। पूरा दिन वरुण और रसोई संभालती और बदले में पैसे और सम्मान दोनों पाती। कलावती जी के खुद के बेटे बहू ने कभी उनकी खबर तक नहीं ली थी, मगर यहाँ दोनों डॉक्टर पति पत्नी ने कलावती जी को माँ की तरह सम्मान दिया। रीमा ने कलावती जी को अपनी माँ जैसा स्नेह दिया। यहाँ कर कलावती जी ने भी कभी अपने स्वार्थी बेटे और बहू को याद नहीं किया। लगभग 15 वर्ष हो गए थे कलावती जी को अमेरिका आए कि एक दिन अचानक उनके बेटे हितेश का उनके पास फोन आया और वो रोते हुए बोला, माँ, तुम्हारी बहू को ब्लड कैंसर हो गया है और मैं बहुत मुसीबत में हूँ। शायद हमने जो तुम्हारा हर पल तिरस्कार किया, ये उसी की सजा है। माँ, मुझे माफ कर दो। कलावती जी इतने सालों बाद बेटे की आवाज सुनकर कुछ देर तो कुछ बोली ही नहीं, मगर माँ कब तक अपने बेटे से नाराज रह सकती है। वे बोली, मेरे बचाए पैसों में से कुछ पैसे मैं तुझे भिजवा दूंगी ताकि तू सीमा का अच्छे से इलाज करवा पाए। हितेश बोला, माँ, बहुत मेहरबानी होगी आपकी। कलावती जी फोन रखकर सोचने लगी। इतने सालों बाद बेटे का फोन आया, वो भी जरूरत के लिए। खैर, उन्होंने रीमा से कहकर अपने अकाउंट से 3 लाख रुपए निकलवाए जो उन्होंने जमा कर रखे थे और भारत अपने बेटे को भिजवाए। सीमा का इलाज उन्हीं पैसों से करवाया गया। जो हितेश और सीमा कभी अपनी माँ को सम्मान ना दे पाए, आज उन्हीं के कमाए पैसों से अपना काम करवा पाए। कलावती जी यहाँ अमेरिका में बहुत खुश थी, क्योंकि वो आत्मसम्मान की रोटी जो खाती थी, न कि बेटे बहू के टुकड़ों पर पल रही थी। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि जिंदगी उन्हें नया मौका देगी। वे तो यही सोचकर हिम्मत हार गई थी कि शायद अब पूरी जिंदगी बेटे बहू के ताने सुनने पड़ेंगे, मगर भगवान ने उन्हें फिर से नया मौका दिया था, नई जिंदगी दी थी जो वे आत्मसम्मान के साथ गुजर बसर कर रही थी। दोस्तों, हमें अपने घर के बड़े बुजुर्गों का सम्मान करना चाहिए, ना कि उन्हें इतना मजबूर कर देना चाहिए कि उनका प्यार हमारे प्रति हमेशा के लिए खत्म हो जाए। और कभी भी किसी को इतना कमजोर नहीं समझ लेना चाहिए कि वो तुम्हारे बगैर कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि जिस भगवान ने हम सभी को धरती पर भेजा है, उन्होंने हमारे भरण पोषण का भी इंतजाम कर रखा है।